नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। कक्षा 10 में 6 नंबर पे ये आता है और इसी के साथ ज्योमेट्री का पार्ट शुरू होता है। आपने 9th क्लास में बड़ा एक पार्ट पढ़ा है ज्योमेट्री का और वो नॉलेज यहाँ पे पूरा काम आने वाला है। समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, उसके बाद अलग अलग हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक बार तो हल्का सा बेसिक पार्ट बताता हूँ समरूपता और सर्वांग समता का, और फिर हम थ्योरम पढ़ेंगे 6.1 और 6.2, उसको प्रूव करेंगे ना। ये इतना मैटर रहेगा आज के वीडियो में। तो सबसे पहले सर्वांग समता। सर्वांग समता नाम से ही पता चल रहा है, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान। और समरूपता के नाम से पता चल रहा है समरूप, समरूपता उसमें रूप समान होगा, उसमें क्या होगा, रूप समान होगा। तो सर्वांग समता में ध्यान से समझ लेना। जैसे मैं आपको बताता हूं, सर्वांग सम में क्या होगा, एक आकृति है, जैसे एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज देखने में उसके जैसा है, पर एक त्रिभुज को उठाकर हम दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो दोनों अगर एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, अगर एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेते हैं, तो ये तो कहलाएगा क्या, सर्वांग सम। लेकिन एक मान लीजिए बड़ा रजिस्टर है, एक छोटा रजिस्टर है आपका, उन दोनों को देखने से वो एकदम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ऊपर रखने से वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं, तो वो आपके सर्वांग सम नहीं होंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर तो ये लिया है, ये 2 रजिस्टर लिया मैंने, है ना। तो ध्यान से देखना, ये 2 रजिस्टर लिए आपके सामने हैं, 2 रजिस्टर। इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रखते हो ना, तो बिल्कुल आपको एकदम दोनों बराबर मिलेंगे, तो ये तो सर्वांग सम हो गया। लेकिन अगर मैं एक छोटा रजिस्टर लेता हूँ ना, एक अगर मैं मेरे पास देखता हूँ कोई छोटी डायरी वगैरह पड़ी होगी, हाँ ये, तो ये दोनों देखिए आप, ये दोनों मेरे पास है। अब इसमें अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये देखिए आकार में समान नहीं है, जैसे इसकी ये लेंथ और इसकी ये लेंथ है ना, वो बराबर नहीं है, तो ये फिर सर्वांग सम नहीं होंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो ये दोनों आकृतियां समरूप हो सकती है, क्योंकि इनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो है ही, कोण तो 90 डिग्री का है। तो अब बात करेंगे हम त्रिभुज में सर्वांग समता कैसे करेंगे ना, ध्यान देना। अगर ये है एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार एक त्रिभुज और है दूसरा, अगर मैंने ये बोला कि इस त्रिभुज को उठाकर अगर आप यहां रखते हो इसके ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, तो ये सर्वांग सम होगा। जिसमें अगर मैं नाम लिखूं ए बी सी और इसका नाम लिखा मैंने पी क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का ये सिंबल होता है। अगर है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसके साथ ही कौन कौन सी बातें जुड़ जाती है, ध्यान से देखना। ए के संगत कौन है, पी है, बी के संगत कौन है, क्यू है, और सी के संगत कौन है, आर है। तो ए कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, पी, बी के बराबर कौन सा होगा, क्यू, और सी के बराबर कौन सा होगा, आर। इसी प्रकार ए बी जो है नाम, उसके संगत यहाँ पे कौन है, पी क्यू। अगर यहाँ हम बी सी देखते हैं तो यहाँ इसके संगत कौन होगा, क्यू आर। और यहाँ अगर हम ए और सी को देखते हैं तो इसके संगत कौन होगा, पी और आर। तो अगर ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, और ये तीसरी भुजा इसके बराबर होती है, तो ये आकृतियां सर्वांग सम होती है। लेकिन समरूपता में क्या होता है, समरूपता में अगर ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज बड़ा है, तो समरूपता में संगत कोण तो बराबर होते हैं। संगत कोण जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो ये 60 ही होगा, अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये तो समरूपता में है। अब समरूपता में अगर ये लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये आकृतियां समरूप है, क्योंकि इनकी भुजाएं है ना, ध्यान से सुन लेना, वो समान अनुपात में बराबर है। जैसे इस भुजा को और इस भुजा का अनुपात कितना है, 1/2। फिर 2 और 4 का देखेंगे तो 2/4, और 3 और 6 का देखेंगे तो 3/6। तो यहां से अगर आप देखते हो 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आ रहा है, इसमें भी 1/2 आ रहा है और इसमें भी 1/2 आ रहा है, तो ये आकृतियां क्या कहलाएगी, समरूप। तो समरूपता के लिए जरूरी होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है ना, अनुपात इनका समान होता है। लेकिन सर्वांग समता के लिए जरूरी होता है कि इनके कोण भी बराबर होने चाहिए। सर्वांग समता में प्रत्येक संगत भाग बराबर होता है ना, ये सर्वांग समता। सर्वांग समता आपने 9th में पढ़ी होगी। सर्वांग समता के 5 रूल होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो होता है RHS,
है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और साइड मतलब भुजा, है ना। अगर एक त्रिभुज के समकोण दूसरे में भी समकोण है, उसका कर्ण और पहले त्रिभुज का कर्ण अगर बराबर है और एक भुजा पहले की और दूसरे त्रिभुज की बराबर है तो ये क्या कहलाएगी, आरएचएस से सर्वांग सम हो जाएगा। इसके अलावा जो सर्वांग समता है वो है एक एस एस एस, फिर है एस ए एस, फिर है ए एस ए, और एक होगा ए और एस। यहाँ पर ए का मतलब एंगल है, जैसे भुजा भुजा भुजा, ये भुजा कोण और भुजा, और ये है कोण भुजा और कोण, ये है कोण कोण भुजा। इस प्रकार से अगर संगत भाग बराबर है तो वो सर्वांग सम होंगे, है ना। अब हम बात करेंगे 6.1 की, है ना। जो 6.1 में आपके सवाल है उनकी बात करेंगे हम, और 6.1 में बड़े सिंपल सिंपल सवाल है, उसके बाद में हम प्रमेय पढ़ेंगे। तो 6.1 में देखिए क्या है। 6.1 का जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त, मुझे ये तो ये वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, लेकिन इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या क्या है, अलग है। तो ये देखने में एक जैसे, इनका रूप समान है लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। तो सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, ये पहले का आंसर है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, वर्ग सभी, देखो सभी वर्ग की क्या खास बात होती है, वर्ग, ये चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन भुजा तो इसकी भी बराबर है ना, ये भी तो वर्ग है, लेकिन इसकी भुजाएं अगर बराबर है लेकिन ये दोनों आकार में समान नहीं है। अगर ये भुजा 1-1 सेंटीमीटर है और ये 4-4 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया, संगत भुजाएं समान अनुपात में है और इनके संगत कोण क्या है, बराबर। तो ये समरूप हो सकता है, सर्वांग सम नहीं। ये भी क्या होगा, समरूप। ये सेकंड है, सेकंड में क्या होगा, समरूप। थर्ड में बोला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं ये बता देता हूं मैं आपको। आपने एक त्रिभुज का नाम सुना होगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसी प्रकार एक त्रिभुज देखो ये है, ये भी समबाहु त्रिभुज है ना, ये भी क्या समबाहु है, लेकिन इनका आकार समान है। वैसे आकार समान का मतलब ये देखने में एक जैसा है, बाकी तो ना ये छोटा और वो बड़ा है। अगर ये 2-2 सेंटीमीटर है और ये 1-1 सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में है। जैसे मैं बताता हूँ, इसकी भुजा 1 है, उसकी 2 है, तो ऐसा ये अनुपात सभी में सेम है, 1/2 1/2। तो ये समरूप होंगे। पर कौन से त्रिभुज होंगे ये ध्यान रखना, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, केवल समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ना। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में बोला है कि एक सम बहुभुज है और दो बहुभुज, एक नहीं दो है, वो दोनों बहुभुज है, और उन बहुभुजों में बोला है कि उनको समरूप बनाने के लिए कौन सी दो बातें जरूरी होती है। दो रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो पहला तो ये होता है कि संगत कोण है ना, ये फोर्थ करवा रहा हूं मैं, संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण होने चाहिए समान, कोण तो समान होने चाहिए, होने चाहिए। और दूसरी बात ये है, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में जो आपका सवाल है दूसरे सवाल में ये पूछा गया है, दूसरे सवाल में ये पूछा गया है कि कोई आप दो समरूप आकृतियों के नाम बताओ। तो समरूप तो अभी मैंने बताया है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप के तो मैंने आपको 3 बता दिए ना जस्ट अभी। उसके बाद में जो दूसरा है उसमें बोला ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। मुझे ये बताओ, एक तो मैंने वृत्त बना दिया, एक मैंने वर्ग बना दिया, तो क्या ये समरूप है, क्या नहीं है। एक आपने त्रिभुज बना दिया, एक आपने चतुर्भुज बना दिया, तो क्या ये समरूप है, क्या नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो समरूप नहीं है। इसके बाद में थर्ड जो सवाल आपका तीसरा, उस सवाल में 2 डायग्राम दे रखे हैं। एक तो ऐसा चतुर्भुज बना रखा है और एक वर्ग बना रखा है, लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं वो 1.5 1.5 1.5 और 1.5 है। इसमें भी यही है, इसकी भुजा 1.5 है, इसकी भी 1.5 है, इसकी भी 1.5 और ये भी 1.5। पर ये समरूप नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी भुजाएं तो चलो समान अनुपात में, ये तो बराबर भी है पर समान अनुपात में है, 1:1 में है। लेकिन ये कोण और ये कोण है ना, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। अब हम बात करेंगे दो आपकी प्रमेय है ना, तो मेन तो वही आपको पढ़नी है आज के इस वीडियो में। ये तो ऐसे ही बेसिक पार्ट था जिसके लिए इसमें से एक सवाल आएगा 1 नंबर का, है ना, 1 नंबर का रिक्त स्थान इसमें से 6.1 में से आपके मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब बात करते हैं हम जो आपकी प्रमेय है, प्रमेय 6.1 है क्या, ध्यान से देख लेना। डायग्राम मैं इस तरफ बना रहा हूं, वो ये कह रहा है कि, है ना, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बनाता हूं डायग्राम, है ना। वो ये कह रहा है सवाल में कि एक त्रिभुज है, उसमें अगर आप एक ऐसी लाइन बनाते हो जो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को ना, ध्यान से समझना, आपने इस त्रिभुज का नाम मैंने लिखा ए, बी और सी। इस त्रिभुज में अगर हम एक रेखा ऐसे बनाते हैं जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को तो बांटती है, लेकिन ये जो लाइन आपने अभी जो बनाई है डी ई, ये लाइन बीसी के समांतर है। तो ये लाइन है ना, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो यहां पर आपको पूरा तरीके से जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या है, दिया है, तो आपको ये दिया है त्रिभुज ए बी सी में ये जो डी ई लाइन है ना, डी ई, ये समांतर है बी सी, ये दिया है। हमें जो सिद्ध करना है वो देखो, सिद्ध करना है, और सिद्ध करना ये है, सिद्ध आपको करना है कि ये जो AD है ना, AD उसके बटे में क्या आएगा, BD, और उस तरफ देखो AE है, उसके बटे में क्या आएगा, CE। ये हमें प्रूव करना है। ये अनुपात आ गया ना, इन टुकड़ों का अनुपात आ गया, इन भागों का अनुपात आ गया, AD बटे BD और AE बटे CE। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ना एक रचना करनी पड़ेगी। तो रचना देखो क्या लिखना, रचना का मतलब आपको खुद से कुछ लाइनें उसमें बनानी पड़ेगी। पहले मैं बता देता हूँ, आपको डी बिंदु से ना सामने वाली भुजा पे लंब डालना है। डी बिंदु से सामने वाली भुजा पे क्या डालना है, आपको लंब डालना है। और इसी प्रकार इसका नाम मैंने M लिख दिया, और एक लंब आपको बिंदु E से डालना है, बिंदु E से डालना है, उसका नाम मैंने N लिख दिया। इसी प्रकार आपको B और E को मिलाना है, B और E को मिलाना है, और ऐसे ही आपको D और C को भी मिलाना है। ठीक है, ये इतने आपको काम करने हैं। तो ये सारे आपको रचना में लिखने पड़ेंगे, ध्यान देना। रचना में हम सारी बात लिखेंगे, ये है ना, ध्यान से देखो। बिंदु D व E से सम्मुख भुजाओं पर, सम्मुख भुजाओं पर शीर्ष लंब डाले, शीर्ष लंब डाले। उनके नाम मैं लिख चुका हूं ना, एक का DM हो गया, एक का NE हो गया, है ना, या EN हो गया, एक ही बात है। तथा B व C को क्रमशः, अब ये बता दो आप B को किससे मिलाए, E से, E तथा D से मिलाया, E तथा D से मिलाया। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले रफली समझा देता हूं। हम है ना, ऊपर जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ना, ADE, इस त्रिभुज का 2 बार क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये बता देता हूं। त्रिभुज AD और E आपको जो दिख रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार तो मैं AD को आधार मानूंगा, और एक बार हम आधार मानेंगे AE को। इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का नाम बोल रहा हूं BDE, इसका दूसरा। उसके बाद में हम ना एक निकालेंगे CE और D। इन 4 चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकलेगा। उससे पहले एक आपको अलग से कॉन्सेप्ट, एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट और सीखने हैं। वो ये है कि अगर एक अधिक कोण त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज है, जैसे मैंने ये बनाया, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया मैंने, और मैंने बोला कि इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर आपको लंब बनाना है। क्या बनाना है, लंब। तो इस बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब अंदर नहीं बन सकता, तो अंदर नहीं बनता है, तब कहाँ बनाना पड़ता है, पीछे बढ़ाकर इसे, और सामने वाली भुजा पे आपको यहाँ पे लंब डालना है।
तो ये मत कहना कि सर आपने तो ये लंब बाहर बनाया, बेटा ये बाहर बनाओ बोले। अधिक कोण त्रिभुज में सम्मुख शीर्ष से अधिक कोण के सामने वाली भुजा पे जो ऊपर ये शीर्ष है, इस शीर्ष से आप अगर सम्मुख भुजा पर लंब खींचना चाहते हो तो इसका तरीका यही होता है, बाहर बढ़ाना पड़ेगा और बाहर वो शीर्ष लंब होगा, लेकिन ये लंब ना इसी भुजा पे माना जाता है। पहला तो ये ध्यान रखना, ये 2 बार काम आएगा इस सवाल में, ठीक है। और इसी प्रकार आपको ये एक ध्यान रखना है जो 9th में आपने पढ़ रखा है कि अगर उभयनिष्ठ आधार है, जैसे ये लाइन बनाई मैंने और एक लाइन ये बनाई, यहां मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, देखो ये त्रिभुज बन गए। एक तो ये त्रिभुज और एक मैं और बना रहा हूं, देखो एक यहां से यहां तक ये है ना। अब उसको हटा देता हूं मैं, ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला त्रिभुज। क्या इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है? ध्यान से देख लो, मैं लिख देता हूं अपने इस सवाल में। देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, फिर यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है, सी है। तो मैं 2 त्रिभुजों के नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर और मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मैं एक त्रिभुज को अलग कलर से भर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो मैंने इसको अलग डिजाइन से भर दिया और दूसरा त्रिभुज है उसको मैं ब्लैक पेन से भर देता हूँ। ये जो ब्लैक पेन से मैं भर रहा हूँ इसको कलरफुल। अब आप इन 2 त्रिभुजों को देखना है, मुझे ये बता दो कि इन दोनों का आधार देखो डी ई सेम नहीं है क्या? एक ही तो आधार है ना ये पूरा। और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। ये दोनों त्रिभुज देखो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही है और इनका आधार भी एक ही है। तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है ना। ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज करेंगे, ये वाला भी करेंगे, है ना। ध्यान से देखना। तो अब हम इन डायग्राम्स को मैं हटा देता हूं, ये मैंने आपको बीच में बता दिए, है ना। ये यूज होंगे इस सवाल के बीच में। तो अब हम बात करेंगे उपपत्ति की। यहां पर हम इसके बाद में क्या लिखते हैं? उपपत्ति या उत्पत्ति, एक ही बात है, प्रोसीजर बोलते हैं इसको। अब सबसे पहले आपको ADE, यहां पर जो ADE त्रिभुज नजर आ रहा है उसका क्षेत्रफल लिखूंगा मैं ना। ध्यान देना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार गुणा ऊंचाई, एक बार आधार हम AD को मानेंगे, तो यहां मैंने लिखा 1/2 गुणा AD को मैंने आधार मान लिया। अगर AD आधार है तो यहां पर ये देखो 90 डिग्री का कोण है। AD अगर आधार है तो इसके लिए लंबवत रेखा क्या है? इसका शीर्ष लंब क्या है बताओ? इसकी ऊंचाई क्या है बताओ? उसका नाम है NE। क्या नाम होगा उसका? एकदम साफ स्पष्ट नजर आ रहा है आपको, ये NE रेखा यहाँ पर AD पर क्या है? शीर्ष लंब है। इसी प्रकार मैं लिखूंगा त्रिभुज ADE का दोबारा, ADE का क्षेत्रफल। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार आधार हम AD को ना मानकर आधार हम मानेंगे AE को। किसको मान लिया मैंने? AE को आधार मान लिया और गुणा। AE को अगर हमने आधार माना है तो इस पर बताओ शीर्ष लंब कौन सा होता है? AE पर आधार पर लंब देखो कौन है? DM है। कौन है? DM है। और इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, 2 समीकरण हम और बनाएंगे, अभी देखना। और वो आपको बनानी है, ध्यान से सुन लेना। एक त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं। और वो त्रिभुज है BDE। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही होगा 1/2 आधार। आधार इस बार आपको BD मानना है। BD मैंने क्या मान लिया? आधार गुणा। अब ध्यान से समझना, BD आधार है लेकिन BD पे बिंदु E से अंदर तो कोई शीर्ष लंब नहीं आ रहा है, लेकिन BD भुजा को हम पीछे अगर बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने में बताओ क्या NE इस पर शीर्ष लंब नहीं है क्या? E देखो इस त्रिभुज का बिंदु है और इससे इस तरफ देखो यहाँ पर एक लाइन आ रही है, अंदर तो नहीं आ सकती ऐसे, लेकिन ऊपर देखो ऐसे जा रही है, तो वो उसका नाम क्या है? NE है। क्या नाम है उसका? NE। ये समीकरण होगी हमारी 3। और इसी प्रकार त्रिभुज आपको CE और D का निकालना है। CE और D का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या होगा? वो होगा 1/2 गुणा, अब उसका आधार को मैं क्या मानूंगा? CE। और CE पर बताओ D बिंदु से कोई अंदर शीर्ष लंब जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है। अब वो बाहर शीर्ष लंब कौन सा? उसका नाम है DM। क्या नाम है? DM। वैसे DM बहुत बड़ा आदमी होता है ना, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट होता है ना, उसको बोलते हैं DM। अब हम ना क्या करेंगे, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ ऊपर से ना थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये चीज़ अब अपने काम की नहीं है, यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ और अब आगे का पार्ट मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये चारों समीकरण तो हमारे काम आएगी, तो इनको तो हटा नहीं सकते। ध्यान देना, अब समीकरण हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था AD के बटा में क्या? BD। क्या इसमें AD है और इसमें BD है? तो समीकरण ध्यान से देखो,
समीकरण आपको एक में भाग करना है, किसका? समीकरण 3 का। तो समीकरण 1 में जब 3 का भाग करेंगे तो यहां आएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ ए डी ई, और बराबर कितना है? 1/2, और यहाँ नाम लिखा हुआ है ए डी और गुणा में क्या है? एन ई है। क्या है? एन ई है। और उसके भाग में यहाँ इस तरफ क्या लिखेंगे हम? वो देखो त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और यहाँ भाग है ना करना है हमें, तो 1/2, उसमें भी क्या है? बी डी है, उसमें क्या है? बी डी, और गुणा में क्या है? एन ई है, एन ई। अब एन ई से एन ई कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। और ध्यान देना, ये मान लो समीकरण 1 है, या 1 नहीं सॉरी, वो 4 तक तो वैसे ऑलरेडी आ चुका है। एरिया ऑफ ए डी ई और भाग में एरिया ऑफ बी डी ई, ये किसके बराबर होगा? ए डी बटे बी डी। ये समीकरण 1 नहीं सॉरी, मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, 5 है। कौन सी है ये? 5वीं। अब हम क्या करेंगे? आपने 5वीं समीकरण बना लेना। वैसे आपको समीकरण 2 में किसका भाग करना है? 4 का। तो समीकरण 2 में 4 का भाग करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। अब समीकरण 2 में 4 का भाग करना है, समीकरण 2 में भाग करना है 4 का। तो 2 में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का एरिया कितना है? 1/2। तो मैं इस बार डायरेक्ट लिखूंगा, देखो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2, वो कट गया। डीएम से वो डीएम कट जाएगा, तो ए ई के भाग में यहां मैं लिखूंगा केवल ए ई, और उसके भाग में क्या आएगा बताओ? ए ई के भाग में क्या आएगा? सी ई आएगा, और यहाँ आएगा एरिया ऑफ, है ना, क्या नाम है उस त्रिभुज का? सी ई डी, सी ई डी। अब ये समीकरण नंबर हो गई 6। वैसे 6 को मैं ना एक बार 6 नहीं लिखेंगे, उसका रीजन बताऊंगा, इसको आपको थोड़ा और आगे हल करना पड़ेगा, उसके बाद में 6 नंबर देंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये सिखाया था कि ये देखो ना, यहाँ पर ये डी ई है ना, इस त्रिभुज का, यहाँ इस त्रिभुज का भी आधार है। मैं देखो थोड़ा अलग बना देता हूँ, ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, इस त्रिभुज का आधार क्या है बताओ? इस त्रिभुज का आधार क्या है? वो डी ई है। और इसके अलावा अगर मैं एक त्रिभुज और बनाता हूँ, ध्यान देना, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, देखो ऐसे, इस त्रिभुज का आधार भी क्या है? डी ई है। तो यहां मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ सी ई डी ये बराबर है एरिया ऑफ बी डी ई। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, और इसका जो रीजन है वो मैं लिख देता हूं, एक ही आधार और उभयनिष्ठ रेखा के मध्य ये स्थित त्रिभुज है। यहां मैं लिखूंगा इसका रीजन, है ना, थोड़ा इंक कम हो गया मार्कर में। इसका रीजन है एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो अब मैं सी ई डी की जगह क्या लिखूंगा? बी डी ई लिखूंगा। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, और भाग में अब एरिया ऑफ सी ई डी नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह बी डी ई लिखेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, और बराबर हमारे पास क्या है? ए ई, और बटे में क्या लिखा हुआ है? सी ई। तो अब इसको नंबर 6 देंगे हम, ये समीकरण नंबर 6 है। अब समीकरण 5 और 6 को ध्यान से अगर आप देखते हो ना, अब इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, समीकरण अगर हम 5 और 6 को देखते हैं तो इनके लेफ्ट पार्ट क्या है? सेम है। देखो कैसे? एरिया ऑफ ए डी ई, तो इसमें भी एरिया ऑफ ए डी ई, इसमें देखो एरिया ऑफ बी डी ई है, तो इसमें भी बी डी ई है। अब इनको हम क्या करेंगे? यहां से ध्यान से देखो, तो इनके अगर लेफ्ट पार्ट बराबर है समीकरण 5 व 6 से, अगर इनके लेफ्ट पार्ट बराबर तो राइट भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ए डी बटे बी डी और बराबर होगा ए ई बटे में क्या? सी ई। और ये हमारा इस प्रमेय का, इस थ्योरम का क्या है? रिजल्ट है, निष्कर्ष ये निकला है, ये आपका आंसर है।
तो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, मैंने थोड़ा डिटेल से लिखवाया आपको तब इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सवालों को हल करने के लिए वैसे थ्योरम का स्टेटमेंट ही चाहिए ना, थ्योरम बार बार इतनी बड़ी थोड़ी लिखनी पड़ती है। आपको अभी हमेशा ध्यान रखना है, इस थ्योरम का नाम भी बता देता हूँ। इस थ्योरम का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर त्रिभुज में, ध्यान से सुन लेना, हाँ ये एक ध्यान और रखना, इन अनुपातों को हम अब कैसे भी यूज कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं ना, बताता हूँ। अभी मैंने ये डायग्राम बना रखा था, तो इसमें एक भुजा ये समांतर थी, ये इसका नाम क्या था, डी ई, ये नाम ए बी और सी है। तो इसमें आपको करना क्या, एक तो ये तो अनुपात लिख ही रखा है, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बी डी बटे ए डी, अनुपात को आप उल्टा भी लिख सकते हो, और यहाँ आएगा सी ई बटे हाँ ए ई। दूसरी बात ये कि आप इसके बटे में पूरा लिख सकते हो, जैसे ए डी लिखा आपने, उसके बटे में क्या लिखते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं। उस तरफ भी इसके संगत बताओ, ए डी के संगत इस तरफ ये है, तो उसके सामने कौन है, ए ई, और भाग में पूरा क्या आएगा, ए सी। कहने का मतलब है अनुपातों को आप कैसे भी मर्जी से लिख सकते हो, बस संगत होने चाहिए, है ना। अब ये सारी बातें तो होगी 6.1 की। अब 6.2 जो प्रमेय है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 6.2 एक्सरसाइज के जितने भी सवाल बचे वो करेंगे। 6.2 जो प्रमेय वो क्या है, इसका उल्टा है। अब इसका उल्टा है तो अब ध्यान देना, इसमें हमें जो पता था ना वो उसमें पता नहीं होगा, और जो पहली में पता नहीं था वो इसमें पता है। ये बोल रही है प्रमेय में ये बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में अगर आप एक लाइन ऐसे बनाते हो जो इसकी भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, इसमें ये दे रखा है कि ये भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, दिया है हमें पहले से ही, ये इसमें दे रखा है कि ये जो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसमें ये जो DE लाइन है ना वो इसको समान अनुपात में बांट रही है। तो AD के बटे में मैं BD लिख देता हूं, और बराबर मैं लिखूंगा AE के बटे में कितना, CE। ये इसने बता रखा है पहले से, ये दिया हुआ है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि ये जो DE लाइन है ना, सिद्ध करने में हम लिखेंगे ये जो DE लाइन है वो समांतर है, वो DE लाइन समांतर है किसके, BC के। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि BC लाइन के क्या है, समांतर है, BC लाइन के समांतर, ये प्रूव करना है। अब ध्यान देना, अब करना कि आपको इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। यहां पर आपको एक D बिंदु से एक लाइन बनानी है ऐसे, और वो लाइन है ना इस प्रकार बनानी है। ये तो हमें समांतर प्रूव करनी है, तो उसका तो हमें पहले मान कैसे ले, समांतर प्रूव करना वो मान नहीं सकते ना। लेकिन यहां से DF एक लाइन बनाई मैंने, देखो नीचे आपको लाइन नजर आ रही होगी, वो DF लाइन है ना, वो मैंने समांतर बनाई है, तो वो रचना की है मैंने। तो मैं लिखूंगा रचना में एक लाइन हमने बनाई है DF है ना, वो समांतर है, किसके समांतर है, BC के। अब ध्यान से समझना, उपपत्ति में हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति में मैं ये लिखूंगा कि ये जो DF लाइन है ना ये समांतर तो दे ही रखा है, यदि DF समांतर है BC, तो मुझे ये बताओ, हमने ये पढ़ लिया ना कि अगर ये लाइन समांतर है तो ये लाइन इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित ये करेगी। तो है हो तो हम अनुपात लिखेंगे AD बटे में कितना, BD, और बराबर आएगा AF बटे में कितना, CF, और उसका रीजन है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसका रीजन है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एक चीज आपको दे रखी है AD बटे BD, और बराबर आपको दिया हुआ है AE बटे CF। हाँ CF नहीं है, CE है, इसमें CE है, देखो ये समीकरण 2 है। इन दोनों के समीकरण 1 व 2 से देखो आप, इनके राइट पार्ट क्या है, सॉरी लेफ्ट पार्ट क्या है, सेम है। तो अगर लेफ्ट पार्ट सेम है तो राइट पार्ट क्या होंगे, सेम। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से। तो AF बटे CF है ना, AF बटे CF ये बराबर होगा किसके, AE बटे CE के, AE बटे CE के। अब आपको दोनों तरफ एक एक जोड़ना है, दोनों तरफ क्या करना है, एक एक जोड़ना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो दोनों तरफ हम एक जोड़ेंगे। इसमें देखो AF और बटे में क्या है, CF, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया।
AE और बटे में CE, और यहाँ भी एक जोड़ दिया। CF को ऊपर गुणा करेंगे तो ये क्या आ गया AF, और प्लस क्या आएगा CF, और भाग में वापस क्या आएगा CF। LCM किया नॉर्मल एकदम, बराबर CE को यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा AE, और CE को यहाँ गुणा करने पे क्या आएगा CE, और भाग में क्या आएगा CE। अब मुझे बता दो कि AF और CF को जोड़ने पे क्या आएगा, A से F तक, A से F तक और C से F तक पूरा नाम क्या बन गया AC। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये पूरा नाम क्या बन गया AC, बटे में क्या है CF है। फिर बराबर देखो AE और CE को अगर हम जोड़ते हैं, A से E तक और C से E तक, ये क्या बन गया, ये भी AC है, और बटे में क्या है CE है। तो AC से AC कट गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि CF बराबर क्या, एक एक बार कटा ना ये, तो CF बराबर क्या आएगा CE। अब मुझे बताओ कि CF है ना, वैसे तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि CF ये इतना ही है और CE है ना ये यहाँ से यहाँ तक है, तो CE थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ इनको देखो, आप ये बोल रहे हैं कि CE और CF है ना वो बराबर आ गया। अब मुझे बताओ कि CE और CF अगर बराबर है, इसका मतलब C, ये पॉइंट F हो रही है ना, अर्थात F एवं E क्या है, समपाती हो गए, समपाती, ये पॉइंट क्या हो गया समपाती है, और समपाती का मतलब है एक ही जगह है। दूसरी बात ये कि अगर आपने ये जो DF लाइन ये तो आपने खुद समांतर बनाई है ना, तो अब हम लिखेंगे अतः ये जो DE लाइन है वो भी अब क्या होगी समांतर। भाई ये तो समांतर हम लेकर ही चले थे है ना, ये तो समांतर हमने खुद बनाई थी DF, अब DF समांतर है, F और E बिंदु एक ही जगह है, तो बताओ DE भी तो समांतर होगी ना BC। तो ये अब हमेशा ध्यान रखना, अगर अनुपात आपके बराबर आ जाते हैं है ना, अनुपात ध्यान से देख लेना, अगर अनुपात आपको दिए हुए आते हैं बराबर तो आप समांतर लिख सकते हो, और इसका उल्टा है कि अगर आपको समांतर रेखाएं दे रखी है तो आप अनुपात लिख सकते हो। तो ये 6.2 प्रमेय थी, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। ये दोनों थ्योरम अगर आपको आती है तो आपका 90% या 99% चांस है कि आपके एग्जाम में जो सवाल इसी थ्योरम से आते हैं ज़्यादातर। और एक वो जो क्षेत्रफल वाली प्रमेय है जो लास्ट में 6.4 या 6.5 में यूज होती है, उसमें से 1 नंबर का सवाल आएगा, तो 2 नंबर के जो सवाल आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, लगभग ये चांस हर बार आता है। तो अब इसके बाद के जो सवाल है 6.2 प्रश्नावली के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टडी विद अदित सर। धन्यवाद।